जय हिंद। आज शुरू करने वाले हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी से वीडियो लेखपाल पुलिस में 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं, लेकिन अगर हमें पता ना हो बेसिक तो वो कंप्लीट नहीं कर पाते। तो सांख्यिकी बेसिक डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जो क्वेश्चन है उस तरह से कंप्लीट करते हुए जाएंगे। जैसे डेटा दिया हुआ है 55, 36, 95, 73, 60, 42, 25, 78, 75, 62। तो इसको क्या बोलते हैं? रॉ डाटा, यथावत आंकड़े। अब इनको अगर आरोही क्रम, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम मतलब छोटे से बड़े की ओर, वो हो गया आरोही क्रम। फिर है अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम। ठीक है। अब देखो इसमें अधिकतम अंक क्या है? 55, 36, 95। तो इसमें अधिकतम अंक क्या है? 95। और न्यूनतम अंक क्या है? 36, 25। ठीक है। तो परसर क्या होगा? अधिकतम माइनस न्यूनतम मतलब रेंज। 95 माइनस 25, परसर हो जाएगा 70। अब आ जाओ बारंबारता। बारंबारता का सीधा नाम से ही मतलब है जितनी बार आए उसको बोलते हैं बारंबारता। जैसे देखिए 1, 3, 5, 7, 5, 8, 5, 6, 3। तो 3 कितनी बार आया? 1, 2। तो 3 की बारंबारता हो गई 2, और 5 की 1, 2, 3। तो 5 की बारंबारता हो गई 3। ठीक है। बाकी सबकी 1, 1। बारंबारता व्यक्त कैसे करते हैं? एक बार आए तो ऐसे, 2, 3, 4 और 5 के बाद ऐसे कट कर देते हैं, तो ये होगी बारंबारता। अब आ जाओ वर्ग अंतराल और बारंबारता। जैसे आंकड़े देते हैं ना, 20 से 29 के बीच में इतने लोग हैं, 30 से 39 के बीच में इतने लोग हैं, 40 से 49 के बीच में इतने लोग हैं, 50 से 59 के बीच में इतने लोग हैं। बारंबारता का मतलब है इतने। ठीक है। वर्ग अंतराल मतलब इस रेंज में पढ़ते हैं। तो 20 क्या हो गया? निम्न वर्ग अंतराल। 29 क्या हो गया? उच्च वर्ग अंतराल। और इन दोनों का वर्ग अंतराल क्या हो गया? देखो 20 से 29 के बीच में 10, 20 से 29 के बीच में 9 नहीं है, 10 है, 20 इंक्लूड करते हुए 29। ठीक है। और सभी बारंबारताओं का योग हो जाता है कुल कितने लोग हैं? 12, 8, 20 और 14, 3, 17, 37। यही कुल योग हो गया। ठीक। अब आगे आओ वर्ग अंतराल बारंबारता। जैसे कोई डेटा दिया है, वर्ग अंतराल 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45, 46 से 50, 51 से 55। ठीक है। बारंबारता दी है कि 9 बार है, 5 बार, 14 बार, 3 बार, 1 बार। अब ये सोचो कि 35.5 या 40.5 को किस वर्ग में लिखेंगे? इस वाले में या फिर इस वाले में? देखिए ये सतत वर्ग नहीं है। सतत वर्ग क्या होगा? 31 से 35 और फिर 35 से 40 लिखा हो तो वो क्या कहलाता है? सतत वर्ग। ये सतत नहीं है। 31 से 35, फिर अगला गया है 36 से 40। वर्ग अंतराल इसका कितना है? 31 से 35 में 5 का। ठीक है। ठीक है। अब इसको निकालने के लिए कि 35.5 को कहाँ रखना है, 40.5, 2 क्रमागत वर्गों का अंतर अपॉन में 2 क्रमागत वर्गों का अंतर 35 और 36, 2 क्रमागत है, इनका अंतर क्या हुआ? 36 माइनस 35 अपॉन में 2 मतलब 0.5 हुआ। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 31 में से 0.5 घटा दो और 35 में से 0.5 जोड़ दो, उतनी इंक्लूड की जाएंगी। ठीक है। ऐसे ही 35 में 0.5, 36 में 0.5 घटा दो और 40 में 0.5 जोड़ दो, ऐसे सारे। ये देखो इसमें सब, इस 31.5 घटा दिया, 35 में 0.5 जोड़ दिया, 36 में 0.5 घटा दिया, 40 में 0.5, मतलब ये इसके बीच में लाई करेंगे। ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो 35, अब देखो ये हो गया क्रमागत, 35.5, 35.5, 40.5 सतत वर्ग हो गया। अब भी समस्या तो फिर वही आ गई कि 35.5 और 40.5 को किस वर्ग में रखेंगे, क्योंकि 35.5 यहाँ भी है और 35.5 यहाँ भी है। तो रूल ये है कि जिसमें अगर बॉर्डर वाली संख्या हो तो जिसमें शुरू हो, उसी में रखा जाता है। मतलब 35.5 को रखेंगे इसमें। ठीक है।
और 40.5 को इसमें रखेंगे। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर बॉर्डर वाली संख्या हो तो उसको कहाँ रखेंगे, तो जिस वर्ग से शुरू हो। ठीक, अब आ जाओ आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। किस तरह से? दंड आरेख, बार ग्राफ, एक समान चौड़ाई या परिवर्ती चौड़ाई के आयत चित्र, हिस्टोग्राम, और बारंबारता, बहुभुज, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन। ये 3 तरीके से निरूपित कर सकते हैं। अब देख लो क्या है दंड आलेख। जैसे बिक्री जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, तो इसमें क्या है, एक चीज़ है, ये चौड़ाइयाँ इसकी सबकी समान है और लंबाइयों में अंतर है, जितनी कम ज़्यादा बिक्री। तो ये क्या हो गई? दंड आलेख। इसकी विशेषता क्या है? पूछ लेता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, थ्योरी बेस्ड। एक समान चौड़ाई, परिवर्ती लंबाई, और ये देखो जरूरी नहीं ये सतत हो, ये देखो गैप है जनवरी फरवरी, तो वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ की विशेषता एक समान चौड़ाई और परिवर्ती लंबाई। अब आगे देखो आयत चित्र, सतत वर्ग अंतरालों के बीच। वर्ग अंतराल पता ही है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इसके बीच में 2, 4, 6, 8 मान लो कोई दिया हुआ है, ऊपर विद्यार्थियों की संख्या है और ये वर्ग अंतराल। तो इसमें क्या है, इसमें ये लंबाइयाँ समान नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, मतलब समान हो भी सकती हैं लेकिन समान है नहीं। आयत का क्षेत्रफल प्रोपोर्शनल टू बारंबारता, जितनी ज़्यादा बारंबारता होगी उतना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा, जितनी कम बारंबारता उतना कम क्षेत्रफल। किसका? एक ही बॉक्स का। मान लो ये बॉक्स है, इसमें ये बना हुआ है, तो अगर इसको दूसरे तरीके से निरूपित करना हो और इसकी लंबाई बढ़ा दें तो चौड़ाई घटानी पड़ेगी, क्योंकि क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। अगर वर्ग चौड़ाई 20 है और लंबाई 7 है, इसी की, दूसरे की नहीं, अगर इसकी वर्ग चौड़ाई 20 है और लंबाई 7 है और उसकी वर्ग चौड़ाई 10 कर दी जाए और लंबाई कितनी होगी ये पूछा है, तो सीधी सी बात अभी बताया था, बारंबारता प्रोपोर्शनल टू क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर कर दो, इसका क्षेत्रफल हो गया 20 गुणे 7, तो इसका हो गया 10 गुणे x, हट गया, तो x बराबर 14। तो इसकी लंबाई क्या आ जाएगी? 14। ठीक है, कुल मिला के एक बॉक्स का क्षेत्रफल नियत रहता है, लंबाई चौड़ाई घटा बढ़ा सकते हैं। अब आ जाओ बारंबारता बहुभुज। इसमें क्या करते हैं, जैसे वर्ग है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ठीक है, ये दिए हुए हैं। इन सब के वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु निकाल लो और इन मध्य बिंदुओं को जोड़ते चले जाओ। और अगर यहाँ पे नहीं दिया है ना 0 से 5, तो इसका मध्य बिंदु ये होगा, ये वाला इधर जुड़ जाएगा, ये वाला इधर जुड़ जाएगा, ये वाला इधर, ये इधर, और इधर 25 से मान लो यहाँ 30 हो, तो इसका मध्य बिंदु ये होगा, तो ये वाला ग्राफ इधर, तो ये पूरा ग्राफ बारंबारता बहुभुज बनाता है। मध्य बिंदु क्या कहलाता है? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह होता क्या है? हाइयर लिमिट, मतलब हाइयर लिमिट 10 हो गई जैसे यहाँ पे, और लोअर लिमिट कितनी हो गई? 5, तो 15/2, यहाँ 7.5, ये वाला बिंदु 7.5 होगा। ऐसे ही 15 और 20 हाइयर लिमिट, लोअर लिमिट 20 से 35, 17.5, इस तरह से ये सारे मध्य बिंदु निकाले जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, आते नहीं। अब इस पे क्वेश्चन आते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य x बार से निरूपित करते हैं सभी प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों की कुल संख्या। सीधे सीधे औसत है ये, एवरेज औसत। x बार इक्वल टू समेसन ऑफ 1 to n xi 1 to n। जैसे 1 3 5 7 8 है, तो समेसन करो 1 + 3 + 5 + 7 + 8 अपॉन n, कुल संख्या n, 1 2 3 4 5, n की वैल्यू 5 आ गई। ये क्या आ गया? x बार। 3 1 4 5 4 9 7 16 और 8 24/5, 4.8 हो गया x बार। कैलकुलेशन देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। बहुलक, बहुलक नाम से ये बहुलक बहुत बार, प्रेक्षण का वह मान जो बार बार घटे, तो मतलब जो बार बार आए वो बहुलक। 1 3 5 7 3 9 3 5, तो इसमें देखो 3 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और 5 एक बार, 2 बार, ठीक है, बाकी सब एक एक बार। तो 3 आ रहा है
कितनी बार? 4 बार। 5 आ रहा है 2 बार, तो जो सबसे ज़्यादा आ रहा है तो बहुलक क्या हो गया? 3। बहुलक हो गया 3। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। माध्यक या कई बार बोलते हैं माध्यिका, पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। देखो माध्यिका निकालनी हो तो पहले आंकड़ों को ऐसे नहीं, अवर्गीकृत डेटा होता है, मतलब कोई छोटा बड़ा, जो मान लो दिया है 2 4, फिर 1 दे दिया, फिर 5 दे दिया, कुछ फिर 9 दे दिया, फिर 3 दे दिया, तो ये हो गया अवर्गीकृत। पहले से क्रम में व्यवस्थित करो, आरोही या अवरोही, मतलब या तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लो या घटते क्रम। फिर पदों की संख्या गिन लो n, जैसे इसमें n क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, तो n हो गया जैसे यहाँ पे 6। तो यदि n विषम है तो माध्यक हो गए n + 1/2 पद। अभी आगे बता रहे हैं कैसे। और यदि n सम है तो n/2 + n/2 + 1 पद अपॉन में 2 हो गया माध्यक। आगे देख लो इसमें। अब आ जाओ बारंबारता, संचयी बारंबारता। जैसे ये वर्ग अंतराल है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। इसकी बारंबारता 1 2 3 2 कोई भी। संचयी बारंबारता में क्या होता है? इससे ऊपर वाले से टोटल। इसकी संचयी बारंबारता पहले की तो सेम ही रहेगी 1, इसकी क्या हो जाएगी? 2 1 3, ठीक है। फिर अगले क्या हो जाएगी? इन तीनों का टोटल, 3 2 5 1 6। फिर अगले की क्या हो जाएगी? 8। और देखो बारंबारता का योग और अंतिम संचयी बारंबारता बराबर होती है। 3 2 5 2 7 1 8, ये हो गई बारंबारताओं का योग। और संचयी बारंबारता देखो आगे 8, तो ये दोनों क्या होते हैं? बराबर। अब देख लो 1 6 8 3 2 का माध्य और माध्यिका का योग है। सबसे पहले n बताओ कितना है? n है 1 2 3 4 5, तो n क्या है? विषम। लेकिन अभी ये व्यवस्थित नहीं है, तो सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखो, तो 1 2 3 6 8 लिख लिया। तो माध्यिका क्या होगी? n विषम है तो n + 1/2 पद। पद कितने हैं? 5, तो 5 + 1/2 वहाँ पर। तो तीसरा पद हो गया। तीसरा पद कौन सा है? 3, तो ये क्या हो गया? माध्यिका। और माध्य क्या हुआ? एवरेज x बार सबका टोटल करो, 3 2 5 1 6 6 12 8 20 बटे में 5 4, माध्य 4 हो गया, माध्यिका हो गई तीसरा पद माने 3। अब थोड़ा फैक्ट्स देख लो। यदि बंटन के प्रत्येक मूल को a से विभाजित कर दिया जाए तो बंटन का नया समांतर माध्य योग x बार डिवाइडेड बाई a। सीधी बात है कि अगर मान लो एवरेज है 5 वस्तुओं का, a b c d किसी का भी, इन सबको 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो एवरेज जो इनका निकलेगा, कुछ भी कैपिटल X मान लो, तो वो भी तो उसी संख्या से डिवाइड होगा। तो वही लिखा है कि डिवाइडेड बाई ए। अगर सब संख्याओं को ए से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज भी ए से डिवाइड हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, बस इसलिए लिखा दी। समांतर माध्य से सभी विचलनों या अंतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है। समांतर माध्य से सभी विचलनों है, विचलन आगे बता रहे हैं विचलन होता है। विचलन अगर वैसे भाषा में समझ लो तो कितना अंतर है माध्य से, उसी को बोलते हैं। माध्य से कितना कम या ज़्यादा है उसी को कहते हैं विचलन। और उन विचलनों के अंतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है, 0। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। एक फॉर्मूले पे आते हैं सीधे सीधे। बहुलक इक्वल टू 3 गुणे माध्यिका और -2 माध्य, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिख लो, एक बंटन का माध्य 45 एवं माध्यिका 43 हो तो बहुलक बता। तो बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका इंटू 2 माध्य। 3 2 में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो याद रखो ये माध्यिका बड़ा सा है तो बड़े के साथ 3 आता है, और माध्य छोटा है तो उसके साथ 2 होता है। नहीं तो कई बार 2 माध्य का 3 माध्य कर देते हैं,
ठीक है, अब इसका डिफरेंस निकाल लो और वही हो जाएगा तुम्हारा बहुलक। अब आ जाते हैं मानक विचलन सिग्मा। सिग्मा से डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे कोई बताता ना कि लेखपाल की कट ऑफ कोई कहेगी 80 ±5 जाएगी, तो 5 क्या है? मानक विचलन, मतलब इतना घट या बढ़ सकती है, उसी को बोलते हैं मानक विचलन। मतलब कट ऑफ जाएगी 75 ±2, तो मानक विचलन इसमें क्या हो गया? 2। या ऐसे प्रतिशत में भी निकाल लें, मान लो कह दे 100 ±10, तो ये कितना हो गया मानक विचलन? 10% में भी हो गया। या फिर 100 ±5% कर दिया, तो मानक विचलन कितना हो गया? 5। वैसे भी अब देखो क्वेश्चन देख लो, 5, 10, 8, 6, 11 का मानक विचलन। सबसे पहले तो मानक विचलन निकालने के लिए एवरेज निकाल लो। तो एवरेज सबका योग, n की संख्या 1 2 3 4 5 पद, तो n हो गया 5 और सबका योग 8। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल लिख दिया है। कई लोगों को याद नहीं होता, नहीं तो है तो कुछ भी नहीं, जो जिसे मैथ समझ में आती है वो तो बहुत ईजी है। सिग्मा आई इक्वल टू समेसन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स एवरेज का होल स्क्वायर अपॉन में n-1। हाँ, डायरेक्ट इसलिए रख सकते हो, ऑप्शन में पूछ ले तो सिग्मा इक्वल टू समेसन आई इज वेरिंग 1 to n अंडर रूट एक्स आई माइनस एक्स एवरेज का स्क्वायर अपॉन में n-1, ये भी रूट के अंदर है। अब देखो जैसे 5, 10, 8, 6, 11, ठीक है, इसका हमने माध्य निकाल लिया था, क्या आया था? 8। तो सिग्मा इक्वल टू, अब 5 से 8 घटाओ तो 5 - 8 उसका होल स्क्वायर, 10 से 8 घटाओ 10 - 8 उसका होल स्क्वायर, 8 से 8 घटाओ उसका होल स्क्वायर, 6 से 8 घटाओ होल स्क्वायर, 11 से 8 घटाओ 11 - 8 का 8। ये माध्य है, ये वाला 8 नहीं। एवरेज जो निकाला ना x बार एवरेज, ये देखो पीछे ये निकाला माध्य 8, इससे घटाना है सबको और विद सिंबल। 5 - 8 10 - 8 8 - 8 6 - 8 11 - होल स्क्वायर अपॉन n-1, n की संख्या 5 - 1 4, तो आ गया सिग्मा अंडर रूट 26 और 4 बाहर आ गया 2। ये मैक्सिमम क्वेश्चन है, जो मैक्सिमम मतलब है तो टफ नहीं कह सकते, किसी को लगे तो कि टफेस्ट इतना बन सकता है, बस यही आता है। अब देखो, यदि आंकड़ों के एक समूह का माध्य और मानक विचलन गुणांक क्रमशः 10, 5 हो तो मानक विचलन ज्ञात करते हैं। इसमें भी एक फॉर्मूला होता है, मानक विचलन इक्वल टू माध्य इंटू मानक विचलन गुणांक। तो मानक विचलन पूछा है, माध्य क्या दिया हुआ है? माध्य है 10 और मानक विचलन गुणांक 5, तो मानक विचलन कितना हो गया? 50। ये याद करना है, मानक विचलन इक्वल टू माध्य इंटू मानक विचलन गुणांक, 10 × 5 50, ये आंसर। अब देखो जैसे दिया है आय वर्ग x, इसको x से डिनोट करते हैं, बारंबारता को f से, 0 से 4 4 से 8 8 से 12 12 16, और ये बारंबारता है 4 8 2 1। इसका निकालना है माध्य। अभी तक क्या है, डायरेक्ट माध्य निकाल देते एवरेज, तो सबको जोड़ के अपॉन में कर देते थे n। अब क्या करें, जब वर्ग अंतराल दिया हो तो सबसे पहले x की वैल्यू हमें दे रखी है 0 से 4 4 से 8 8 से 12 12 से 16। अब क्या करो, माध्य आय एवरेज निकालो। माध्य आय 0 से 4, 0 + 4 माध्य आय 0 + 4 अपॉन में 2, ये क्या हो गया 2। 4 से 8 तो 4 + 8 कितना हो गया 12/2 6। ऐसे ही 12 + 8 20 10 12 16 28 और ये 14, और ये सेम रख दो 4 8 2 1 4 8 2 1। अब fx निकाल लो, 2 चौको 8 6 8 48 10 दूनी 20 14 14।
अब n क्या होगा, बारंबारता का योग बताए तो 8 4 12 2 14 1 15, तो n की वैल्यू होगी 15। n हमने बताया था बारंबारता का योग, ये f है, 8 4 + 8 12 तो 14 1 15, n की वैल्यू पता चल गई। fx पता है तो समेसन ऑफ fx/f होता है समांतर माध्य, तो इनको जोड़ दो और अपॉन में 15 का भाग दे दो, ये जो वैल्यू आ जाए वही आपका आंसर हो गया। अब देख लो माध्यिका वर्ग ज्ञात करना। पहले तो समझ लो माध्यिका वर्ग होता क्या है। माध्यिका क्या है, बीच की कोई नंबर है। तो जैसे मान लो 1 2 3 4 5 साधारण संख्या है, तो पूछे आपसे माध्यिका, तो आपने बता दिया 3। लेकिन संख्या 1 2 3 3 3 5 6 3 3 6 7 डिजिट है, तो अपनी माध्यिका आपने बता दी 3। लेकिन अपने को क्या दिया जाएगा वर्ग के रूप में कि 1 2 3 की बारंबारता 3 5 6, तो ये किस वर्ग में लाई करेगा, मतलब इन वर्ग अंतराल में माध्यिका कहाँ पर रहेगी, मिलेगी। तो वर्ग दिया है 40 से 44, 44 से 48, 48 से 52, 52 से 56, 56 से 60। बारंबारता दी है 5 6 5 9 3, इस वर्ग अंतराल। CF मतलब संचयी बारंबारता 5, संचयी में बताया था, पिछला जोड़ दो 6 5 11, फिर सारे तीनों जोड़ दो 6 5 11 5 16, फिर और जोड़ दो तो 25, फिर 28 n। अब देखो माध्यिका निकालने हमने बताया था n सम हो तो n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद और अपॉन में 2। लेकिन देखिए यहाँ बारंबारता आ रही है उसकी 5, तो वो पद निकालने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे ये दोनों पद होंगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 14वां पद। ठीक है, 14वां पद हो गया, 28/2 14वां पद, क्योंकि n/2वां और n/2 + 1वां माने ये भी यहीं तो लाई करेगा। तो स्थान देख लो, 14वां पद 11वें तक तो यहाँ है और 16वें तक ही है, तो वर्ग अंतराल क्या आ गया 48 से 52। ठीक है, वीडियो को अब कंप्लीट करते हैं।